हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाया हूँ घटना चक्र लेक्चर नंबर 15, जो कि पर्यावरण एवं सतत विकास का है। इसमें 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र इंक्लूड है। अगर आप आर ओ या यूपीएससी या यूपीपीसी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घटना चक्र वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर आर और यूपीपीसीएस में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर आप घटना चक्र छोड़ दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम करेंगे जल संरक्षण के बारे में। तो जल संसाधन क्या है? जैविक संसाधन जीव मंडल के किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोल आदि इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाता है, क्योंकि पीने योग्य पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है जल। अतः इसे संरक्षित करने हेतु कई उपाय किए जाते हैं। विश्व जल दिवस मनाना उन उपायों में से एक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और वर्ष 1922 में इस दिवस का मुख्य थीम क्या था? भूजल अदृश्य का दृश्यमान बनना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल टू विजिबल। वर्ष 2023 की एक्सेलरेशन चेंज है थीम। ध्यातव्य है कि 1992 में रियो डे जेनेरियो में आयोजित संयुक्त पर्यावरण व किसान सम्मेलन यूएनसीईडी का बैठक स्वच्छ जल के महत्व एवं स्वच्छ जल स्रोतों के संधारणी प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसी तत्वावधान में 22 मार्च 1993 को पहला जल दिवस मनाया गया। ध्यातव्य कि 2003 से यूएन वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छ जल संसाधनों, सफाई व जल से संबंधित आपदाओं के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस का मुख्य थीम था वैल्यूइंग वाटर। जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी योगदान है। राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं और वर्ष 2001 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था। 25 अगस्त 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियोजना का शुभारंभ किया गया। अब क्वेश्चन करेंगे, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कब? वो मनाया जाता है 22 मार्च को। मनाया जाता है ध्यातव्य कि 1992 में रियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास की बैठक स्वच्छ जल हेतु हुई। तो ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक संसाधन नहीं है? तो इसमें से जो है शुद्ध जल ये नहीं है। जैविक संसाधन जीवमंडल के किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे जो जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। तो राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं और 2001 में इन्हें रैंक्स से पुरस्कार द्वारा 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया। जल प्रदूषण एवं रोकथाम पढ़ेंगे अब हम। तो आधुनिक युग में जल प्रदूषण के विरुद्ध समस्या मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है, जैसे ताप, भौतिक कारक और पराबैंगनी किरणें, रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, रसायन द्वारा ऑक्सीकरण करके, जैसे ओजोन, आयोडीन एवं क्लोरीन के यौगिक द्वारा। क्लोरेमीन जो NH2Cl तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 भी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ध्यातव्य क्लोरीन गैस का जल शोधन के प्राथमिक चरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। पराबैंगनी किरण द्वारा भी जल का शोधन किया जाता है। पराबैंगनी किरणों की एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन के प्रयोग जल कीटाणु मुक्त किया जाता है। ये है अशुद्ध जल और इसको टैंक में भरते हैं, फिर इसमें फिटकरी द्वारा स्कंदन करते हैं, भारी धातुएं उघलनशील पदार्थ अलग करते हैं, फिर 1 घंटे बाद क्लोरीन गैस के बुलबुले छोड़ते हैं। फिर क्लोरीनेशन टैंक होता है, जो ये होता है प्राइमरी डिसइंफेक्शन। फिर क्या होता है, सैंड बालू फिल्टर करते हैं,
अघुलित अशुद्धियों को पृथक्करण करना, और फिर है डिक्लोरिनेशन, फिर कार्बन फिल्टर का यूज करते हैं, फिर रंग व बदबू को दूर करता है जो, फिर माइक्रो फिल्टर यूज होता है, फिर अल्ट्रावायलेट विसंक्रमण होता है, फिर पानी की बोतलें में पैकिंग होता है। ठीक है, फिर ये होता है शुद्ध जल आपका। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में जल संबंधी जरूरत अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से किया जाता है। तो अभी फिल्टर का पानी सभी पीते हैं। फिर है राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख लक्ष्य क्या है? पब्लिक डोमेन में व्यापक जल आंकड़ा आधार और जल संरक्षण संवर्धन हेतु नागरिक के राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना और अतिदोहित क्षेत्रों पर ध्यान देना और जल उपयोग कुशलता में 20% बढ़ोतरी और बेसिन स्तरीय समेकित जल प्रबंधन। नेक्स्ट ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन। तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो अभी अपन पढ़ा क्लोरीन का यूज करते हैं। फिर क्या है? फिर अगला है, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, शहरी क्षेत्रों में जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। सही है। ऐसे समुद्र जल तटीय शहर जिनके पास जल के पर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल के प्रयोग के लायक बना सकेगी। तो ये भी सही है। हिमालय से उत्क्रमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। ये नहीं है। और सरकार कृषक द्वारा भौम जल को निकालने के लिए बोरिंग खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंपसेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया ऑप्शन भी। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अगला है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण GGWA से भारत 36% के जिलों को अधिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। और GGWA का निर्माण पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। और तीसरा है, विश्व भूजल सिंचाई सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन हो गया बी। यहाँ पर पढ़ लीजिए, वर्ष 2017 में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूजल से संबंधित जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर के कुल 6,881 असेसमेंट यूनिट ब्लॉक मंडल तालुका विकास खंड में विभिन्न राज्यों में से 1,186 यूनिट्स को अतिशोषित बताया है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1974 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। पेयजल संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है वह है कोलकाता में। अब यह क्वेश्चन, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी किरणों की क्या भूमिका है? तो यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती हैं। यह जल की उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती हैं। यह जल में अपशिष्ट ठोस कणों को अपसरणते को तेजी कर देती हैं। अविलता दूर हो जाती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती हैं। तो ये जो है आपका पहला ही केवल सही है, बाकी दोनों गलत है। ये सब गलत है। ये गंध दूर नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन के प्रयोग से जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन और क्लोरामीन। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणामों हो सकता है? तो वो है नदी की लवणता में कमी, ये नहीं होगी। भौम जल का प्रदूषण ये है, भौम जल स्तर को नीचे जाना, ये भी सही है। सॉरी, ऑप्शन बी है। यहाँ पर है, बालू खनन से नदियों का तंत्र प्रभावित होता है तथा इससे नदियों की खाद्य श्रृंखला नष्ट होती है। अब है जल संरक्षण। चलिए ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जल संरक्षण की आवश्यकता केवल मनुष्य को ही नहीं पड़ती, वातावरण में अनुकूल हेतु पौधे भी इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नमभूमि जल संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित किया गया। तो यह झील है, डल झील है, ये जो कि ये है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और चन्नापटना झील हासन में है, और बेलांदूर झील बंगलुरु में, सब मिला कर्नाटक में, सागर रानी तालाब और शिवपुरी झील मध्य प्रदेश में, पोवई झील सिद्धेश्वर और कोराली झील महाराष्ट्र में है। अगला पुष्कर झील अन्नासागर झील कहाँ? अजमेर में है। और पिछोला झील फतेहपुर झील उदयपुर में राजस्थान में है। और नक्की झील माउंट आबू ये राजस्थान में है। ऊटी कोडाईकनाल जो तमिलनाडु में है। भीमताल, कुर्पताल, नैनीताल और नौकीचतिया
ताल, ये सब उत्तराखंड में, मानसी गंगा झील गोवर्धन में है, रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में, लक्ष्मी ताल जो झांसी में है उत्तर प्रदेश में, वेली अवुक्कलम ये जो है ये है तिरुवनंतपुरम केरल में, ट्विन झील जो है नागालैंड में, बिंदुसागर झील उड़ीसा में, लक्ष्मी नारायण बारी झील त्रिपुरा में, रविंद्र सरोवर कोलकाता में, मिरिक झील दार्जिलिंग में, दोनों पश्चिम बंगाल में, मोती झील बिहार में है। अगला है मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण होता है? पहला कठोर एवं मोमी पड़, लघु पड़ अथवा पड़हीनता, पड़ की जगह काटें। तो तीनों के तीनों सही हैं। तो ठीक है, इसको रेगिस्तान में पाए जाने पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए कांटों में बदल जाती हैं। पत्तियों में बहुत छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं जो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा को धीरे धीरे वातावरण में छोड़ते रहते हैं। यदि पत्तियां कांटों में नहीं बदलती तो रंध्र पत्ती के नीचे की सतह से बहुत अंदर की ओर चले जाते हैं और ताकि जल की हानि ना हो सके। रेगिस्तान पौधों की पत्तियां पतली, मोमी, उपत्वचा और रेजिन सतह वाली होती हैं। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरों के क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया वो कौन से हैं? तो वो है भोज मध्य प्रदेश में है, और सुखना चंडीगढ़ में है, चिल्का उड़ीसा में नहीं है। चिल्का कहाँ पे है? ठीक है। उड़ीसा की चिल्का झील इसमें सम्मिलित नहीं है, मतलब राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में। बाकी पिछोला राजस्थान में ये तीनों है, चिल्का झील नहीं है, बाकी सब है। तो ऑप्शन हो गया डी। तो निम्नलिखित में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो वह है भीमताल। ये मतलब 2009 का न्यूज है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो वह है हरियाली। तो वर्ष 2003 में वाटरशेड विकास में परियोजना के तहत हरियाली योजना शुरू की गई, और इस और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण हेतु जल संरक्षण के कार्य शामिल हैं। अगला है गंगा संरक्षण। तो गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, और गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, और जिसके अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके और भी बहुत सारे काम है, जैसे खुले नालों से नदियों में आ रहे कचरे को रोकना वगैरह, ये सब पढ़ लीजिए। और ये गंगा कार्य योजना एक्शन प्लान प्रथम चरण 1985 में, द्वितीय के तहत चरण अनुमोदन है। यमुना एक्शन प्लान 1993 का है, गोमती एक्शन प्लान। और प्रथम चरण 1993 से प्रारंभ हुआ, द्वितीय चरण 2004 से, और तृतीय चरण 2016 से यमुना एक्शन प्लान के चरण है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण रखा गया, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय केंद्र गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई गई थी? तो 1985। फिर है केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया, वो नमामि गंगे कहा गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया, तो फरवरी 2009 में। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 3 क्लॉज 3 के अंतर्गत किया गया। इस प्राधिकरण का लक्ष्य 2020 तक गंगा को उसी तरह प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व मतलब अशोधित सीवेज से मुक्त करना है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित किया गया? किया गया था 2009 में। अगला नदी डॉल्फिन की समष्टि में हास्य के शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? तो इसमें संभव कारण है नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, सही है। और नदियों के मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, ये गलत है। संयोज में मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, ये सही है। नदियों में आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरक और कृषि रसायनों के इस्तेमाल, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था, एक मिनट, ये 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण की मुख्य विशेषता नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है? सही है। और
यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, ये भी सही है। एनजीआरबीए का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्री में से एक होता है जिससे गंगा होकर बहती है, तो ये गलत है। तो ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। फिर है नेक्स्ट, 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के निम्न स्थापित किया गया। क्या किया गया? तो वो किया गया राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा कार्बनिक पदार्थ व उच्च अंश वाली जलधारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है और गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं है, दोनों गलत हैं। और कुछ समय अवधि में सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के करण में योगदान कर सकती है, तीसरा सही है। ये है गुरुत्वीय जल के रिस जाने के पश्चात मिट्टी में बचे हुए जल की अधिकतम मात्रा को मृदा जलधारिता जलधारण क्षमता कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ मृदा के कणों में अत्यधिक सघन बना देते हैं, जिस कारण मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। कथन एक गलत है, इसलिए सल्फर, प्रोटीन, विटामिन व एमिनो एसिड प्रमुख घटक होते हैं। नेक्स्ट है, पढ़ लीजिए इसको। फिर है, किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई के अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना की? तो वह की थी, एक मिनट, क्या ही हो गया, अच्छा भाई आ जाओ। ठीक है, तो ये किया गया था ये थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये किया गया था, तो ये 1984 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलाप के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया? तो वह है अराल सागर, काला सागर नहीं, बैकाल सागर नहीं, केवल अराल सागर। ठीक है, अब विविध करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।